हेलो दोस्तों, स्वागत है इसके मेरे इस वीडियो में। आज हम लेकर आ गए हैं एनुअल एग्जामिनेशन पेपर जो है आपका 2023 का। ये कक्षा 11 का है, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो कल मैंने हिंदी का पेपर डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया है तो इसको इंग्लिश का पेपर देख लीजिए, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि आज ही ये पेपर मेरा हुआ है और इसको आज हुआ है। फिर आपका कल संडे है, फिर उसके बाद परसों मैथ का होगा, उसका भी मैं पेपर जल्द से जल्द डाल दूंगा पेपर अपना देने के बाद। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका ये जो है ये इसके सेक्शन 4 डिवाइडेड हैं। इसका आपको कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चंस देखिए कौन से पूछे गए हैं। ये 3 घंटे का पेपर था, 90 अंक का था और इंग्लिश का है, ये तो आप जानते ही हैं। फिर सेक्शन ए है रीडिंग। तो जो सेक्शन ए है रीडिंग करके आपको जो उसके आंसर देने होते हैं, ये तो बहुत आसान सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन, और इसको आप पढ़ के 10 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे कि नीचे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। तो जो आपका एजुकेशन का एम है यानी कि लक्ष्य है वो क्या है, ये आपको इस पैसेज को पढ़ के रखे इसका उत्तर देना था। और इसमें ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ खास नहीं होते रीडिंग सेक्शन में, आप हमेशा कर ही सकते हैं। तो ये वाला रीडिंग सेक्शन जो है वो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें टाइम भी वेस्ट होगा और इसमें वीडियो अपलोड करने में इंटरनेट बहुत ज़्यादा लगता है। तो टाइम अगर बढ़ता है तो इंटरनेट मेरे लिए कवर नहीं हो पाता है, बहुत कम पड़ जाता है इंटरनेट। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम राइट आर सूटेबल, ये जो है आपका उसी क्वेश्चंस के ये क्वेश्चन है रीडिंग सेक्शन के। तो इसको हम छोड़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन ए राइटिंग। जो राइटिंग सेक्शन है इसमें है सबसे पहला, राइट अ रिपोर्ट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर रेजाइंग फंड ऑफ द हैंडीकैप्ड। तो ये जो है आपका एक है एप्लीकेशन, यानी कि वो रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट लिखना है, इसमें आपको दूसरा और में भी दिया गया है, और ये रिपोर्ट में दिखाने भी वाला हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। तो राइट अ रिपोर्ट ऑफ एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। तो इसको मैंने लिख रखा है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनिक सोशल सर्विस, मतलब कि एक आपका जो यूनिक सोशल सर्विस है वो है ब्लड डोनेशन कैंप। और ये इनके द्वारा लिखा गया है मैगजीन में। जो पत्रकार होते हैं उनका आपको दिया नाम भी लिखा होता है कि किस पत्रकार ने इसे प्रचारित किया है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या 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 हुआ है, तो उसके बारे में रिपोर्ट आपको लिखना था। तो यहाँ पर लिख के मैंने रखा है, आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली क्या होता है, 25वां साल गिरा उसका, स्कूल का मतलब कि 25वां साल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है येस्टरडे को, यानी कल हुआ था। ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड अस अ स्पेशल सर्विस टू ह्यूमैनिटी द गवर्नर। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा इसलिए मैं डायरेक्ट पेपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। ये जो है आपका ब्लड डोनेशन कैंप के लिए ये जो आपका रिपोर्ट हो गया, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, एक बार आप इसको हिंदी कर के अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आसानी से आपको ये याद हो जाने वाला है। रट्टा मारने वाली कोई चीज़ है नहीं ये। तो अब हम देखेंगे दूसरा जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। यानी कि ये जो आपको लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखना था, लेकिन ये मैंने नहीं करके दिखाया। तो यहाँ पर नीचे एक है और ये है, राइट अ लेटर टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि आपको एसपी को एसएसपी को एक पत्र लिखना है, जो आपके कंप्लेन करना है किसके बारे में, कंप्लेनिंग अबाउट द असेंबलिंग ऑफ अनसोशल एलिमेंट। यानी कि जो अनसोशल एलिमेंट हैं, यानी कि असामाजिक तत्व नियर अ बेटल शॉप। यानी कि बेटल शॉप यानी पान की दुकान के पास जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके खिलाफ एक कंप्लेन आपको लिखनी थी। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट मैंने लिख के रखा है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये जो है टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाराणसी, ये आपको इस तरीके से लेटर लिखना रहता है। तो सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट द अनसोशल एलिमेंट नियर अ बैटल शॉप। तो इसके बारे में आपको जो सब्जेक्ट है किसके बारे में कंप्लेन करना है, तो अनसोशल एलिमेंट जो हैं नियर किसके, बैटल शॉप के, उसके बारे में कंप्लेन करना है। इसकी वजह से ये आपको पत्र लिखा गया है। फिर नीचे लिखा है, सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई लिव इन तुलसी कॉलोनी, इन दिस कॉलोनी सोहन इज़ नॉट अ गुड पर्सन। यानी कि रेस्पेक्टफुली आपको विनम्रतापूर्वक एक सूचना देनी है कि आई बैग टू से, आपको सूचित करना है कि आई लिव इन तुलसी कॉलोनी, मैं रहता हूँ तुलसी कॉलोनी में,
इन दिस कॉलोनी यानी कि इस कॉलोनी में सोहन इज है नहीं एक अच्छा व्यक्ति, पर्सन, नॉट अ गुड पर्सन, ही इज द पर्सन मतलब ओनर ऑफ अ बैटल शॉप। इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा आप इसको पढ़ के अच्छे से लिख लीजिएगा और इसी तरीके से आपके भी स्कूल के जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इससे बहुत ही आपको मदद होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और ऐसे ही आगे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। सब सॉल्व क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ और हिंदी का पेपर भी मैंने जो दिखाया था उसमें कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे, उनको मैं अगली बार सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए अगला जो सेक्शन सी ग्रामर है इसमें आपको इसमें टिक द करेक्ट सबसे पहले पूछे गए हैं। तो पूछा गया है वन हु टेक यानी कि एक कौन टेक्स अ ब्राइट साइड, जो ब्राइट साइड यानी कि प्रकाश वाली वो साइड है, ऑन द ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। तो ये जो है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्टिमाइज्ड इस तरीके से इसको कहते हैं। भले प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो लेकिन ये वाला ये टिक द करेक्ट जो है आपका ये वाला सही है और ये मुझे पता था, ये मैं लगा के आया हूँ। इतने जो क्वेश्चन मैं करके आया हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो द फ्रेज रन डाउन मीन्स, जो फ्रेज है उसका रन मतलब रन डाउन मीन्स, इसका रन डाउन इस फ्रेज का मीनिंग आपको लिखना था। तो टू बी इन पुअर हेल्थ, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन सभी को मैंने चेक कर लिया है, ये सभी सही हैं। मैंने अपने सर से भी पूछ लिया है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें सही करके मैं बता रहा हूँ। तो द साइनोनिम ऑफ फ्रैंक इज, तो साइनोनिम ऑफ फ्रैंक इज जो है आपका इसका है कैंडिड। कैंडिड जो है ये आपका इसका साइनोनिम है फ्रैंक का। तो यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा ये अगला क्वेश्चन है आपका, आई प्रिफर अ पेन देन अ पेंसिल। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन मिस्टेक है। इसमें पूछा गया विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन अ एरर, मतलब एन एरर, कौन सी एरर है। लेकिन इसमें एरर कुछ मुझे समझ में नहीं है, अगर आपको समझ में आती है तो वो बताइएगा, क्योंकि प्रीफर का भी स्पेलिंग सही है और पेन का भी स्पेलिंग इसमें सही है, पेंसिल का भी सही है, देन का भी सही है। तो इसमें कोई गलत मुझे दिखा नहीं, लेकिन मैंने प्रीफर टिक कर दिया था पेपर में। लेकिन अब इसका अगर गलत क्वेश्चन होगा तो नंबर हमको मिलना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके भी पेपर में आते हैं तो उससे घबराइए मत, क्योंकि उसके नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो एंटोनिम्स जो है नॉलेज का विलोम, वो क्या था, साइनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, और एंटोनिम्स का मतलब ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका विलोम क्या होगा, अज्ञान। तो इग्नोरेंस होता है, इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, ये आपका इसका विलोम हो जाएगा। फिर नीचे दिया गया है आपको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो ही सेड टू मी है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू सी, तो इसका जो आंसर हो जाता है ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई सॉ। यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स भी लिख रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आपको अगर पता रहती हैं तो आसानी से हो जाता है। तो पहले वाले का आंसर ये है ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई सॉ, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने देखा, मैंने क्या देखा, उसने पूछा ना, यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट डिड यू सी, यानी तुमने क्या देखा। तो उसकी भाषा में तो बोलेंगे नहीं, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलना होता है तो उसको अपनी तरीके से भाषा को बोली जाती है ना। तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है आपका कंबाइन अस डायरेक्टेड। तो इसका कंबाइन करना है, इसको जोड़ना है। तो ही वॉज वेरी टायर्ड, ही कुड नॉट रन। तो इसको आप जब कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ही कुड नॉट रन बिकॉज, क्योंकि वह थक चुका है। ही वॉज वेरी टायर्ड, ही कुड नॉट रन बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड। तो इस तरीके से हो जाता है। फिर यहाँ पर इसका आप आंसर देख लीजिए, ही कुड नॉट रन बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड, इस तरीके से हो जाता है। फिर आप अगले वाले का क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो ये इसमें दिया गया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो ये किस में आपको बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। यू कैन सॉल्व इट यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आप बदलेंगे इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, यानी कि ये आपके द्वारा सॉल्व यानी सही किया जा सकता है या फिर किया जा सकता है, मतलब हल किया जा सकता है। सॉल्व मतलब हल होता है ना।
तो इस तरीके से फिर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको आपको सेंटेंस जो है इसको आपको करेक्ट करना है। तो इसमें मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो मैं थक चुका हूँ इसको करते करते। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा बदला गया है, लेकिन ये भी सही है वो भी सही है। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी कि मैं थक चुका हूँ इस काम को करते करते। इस तरीके से हो जाता है। फिर आपका जो अगला है क्वेश्चन वो है यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस, ये यानी कि आपके द्वारा बनाया गया सेंटेंस में इन ये जो आपके ये पेयर हैं वर्ड के, इनका आपको उपयोग करना है। तो मेक अ डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, जिसमें इनका अंतर भी प्रदर्शित हो रहा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर जो है ही वाज अवार्डेड एन हॉनररी डिग्री, यानी कि एक इसका हॉनररी डिग्री प्राप्त की गई, उसको वाज थी प्राप्त की मतलब दी गई थी, किसको किसके द्वारा, बाई हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मतलब हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसको एक डिग्री दी गई थी, अवार्डेड। फिर यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करना था। ट्रांसलेशन इसका मैं फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से इसको करना है। तो इसको लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने नहीं किया। फिर ये आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा और स्क्रीन पे देख लीजिए, यही इसका ट्रांसलेशन है। मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गाँव में हुआ था, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो इस तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर नीचे है सेक्शन डी लिटरेचर, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सभी सेक्शन थे क्योंकि सभी सेक्शन में हमको बराबर नंबर मिल रहे हैं। खासकर आपको राइटिंग सेक्शन पे ध्यान देना होता है क्योंकि उसमें 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपके लिए आसान भी होते हैं, उनको अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं, हिंदी के साथ पढ़िए तो आसानी से याद हो जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए वाई वॉज द बॉडी ऑफ टूट सिटी स्कैंड, टूट स्कैंड, ये इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी किताब में मिल जाएंगे और इनको आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, इसको मैं अभी नहीं दिखाने वाला हूँ। तो व्हाट डिड द एम्पेयर से अबाउट द पेंटिंग, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इनका आप हल भी कर सकते हैं। तो इनमें मैं ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आप देख लीजिए किस चैप्टर्स के हैं, उनसे आप चैप्टर पढ़ लीजिए। तो डिस्कवरिंग टेट का वो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन थे। फिर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, 80 वर्ड में इसको लिखना है। तो ये है आपका कंट्रेस्ट द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट विथ द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ आपको चाइनीज़ व्यू और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट का जो है एग्जाम्पल के साथ देना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ये भी बहुत आसान है। फिर एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में और दिया गया है, ड्रॉ आ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर, तो ये भी बहुत आसान है, ये पहले ही चैप्टर का है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो इट, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, तो चाइल्डहुड गो से ये लिया गया है, ये जो आपका स्टेंजा है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये चाइल्डहुड का स्टेंजा है, इसको आप अच्छे से पढ़ करके इन क्वेश्चंस का उत्तर दे सकते हैं। और ये भी आसान ही है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, इसी में से आप दे सकते हैं। इनको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टेंजा हमको दे दिया जाता है, उसको पढ़ के समझ करके इसका आंसर कर सकते हैं आराम से। फिर आपको राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी फॉलोइंग पोएम्स, तो ये जो है आपके इन दोनों का ही सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आपके एग्ज़ाम में कोई बदल के भी आएगा तो इसमें से कोई ना एक आ ही जाएगा। मैंने बस द वॉइस ऑफ रेन पढ़ा था और पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ा था, तो 2 मैंने पढ़ा था, तो उसमें से एक आ गया ना, तो मुझे फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप देख सकेंगे, तो इसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, द वॉइस ऑफ रेन जो इसका है सेंट्रल आइडिया, तो ये सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिखा गया है। सेंट्रल आइडिया इन दिस पोएम रेन एंड म्यूज़िक आर कंपेयर्ड, यानी कि इस पोएम में जो रेन है बारिश है और साउंड म्यूज़िक यानी कि गाने हैं, आर कंपेयर्ड यानी कि उनकी तुलना की गई है, विथ ईच अदर आपस में की गई है, बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों, राइज यानी उद्गम होता है उनका, निकलते हैं या फिर किसी तरीके से जन्म लेते हैं, फ्रॉम देयर सोर्स यानी अपने सोर्स से, उनके सोर्स से, हेल्प द वर्ल्ड ये मदद करते हैं ये संसार की, दे कम बैक टू देयर सोर्सेस वो वापस आते हैं अपने सोर्सेस से, टू सोर्स से यानी कि अपने उद्गम से, जो भी उनका स्रोत है उससे आते हैं, टू मेक देम ब्यूटीफुल यानी कि बनाने, क्या उसे बनाने, देम मैंने उसे बनाने आते हैं, किसे, ब्यूटीफुल और प्योर बनाने आते हैं।
फिर आपका अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो ये 40 वर्ड के अंदर आपको इन दोनों के क्वेश्चंस के उत्तर देने थे। तो ये है व्हाट डिड मिस डार्लिंग डू व्हेन एवर शी कम टू नरेटर हाउस। तो वाई डिड रत्ना स्टॉप सिंगिंग, ये आप आसानी से देख सकते हैं और किताब में आपको मिल भी जाएंगे, कहानी पढ़ेंगे उसमें से भी आंसर मिल जाते हैं। और यही क्वेश्चंस आपके भी बोर्ड मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 11th का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे भी कुछ ज़्यादा इंग्लिश में आता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से इंग्लिश इतना मतलब इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस हो जाता है और उतना ही आप उसको समझ सकते हैं। अगर समझ गए तो उसको कुछ ना कुछ बनाकर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को हमेशा ध्यान देकर देखना चाहिए और उनके जो आपके क्वेश्चंस दिखाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मैथ का वीडियो अगला आने वाला है। तो चलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।